मित्रों, कहते हैं आइडियाज आर वर्थलेस अंटिल समवन बेट्स अ करोड़ ऑन इट। मीन्स आइडिया तब तक बेकार है जब तक कोई उस पर 1 करोड़ का दांव ना लगा दे। और इसीलिए 2024 में इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल $14.44 बिलियन मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 करोड़ का फंड रेस किया था, जिसमें से $3.24 बिलियन मीन्स अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली थी। और कभी ना कभी आपके खुराफाती दिमाग में यह क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि क्या आइडिया स्टेज पे फंडिंग मिलती है या आइडिया पे फंडिंग मिलती है। वेल, आज की वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकली आइडिया स्टेज पे फंडिंग कैसे मिलती है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कौन से 5 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने आइडिया स्टेज पे फंडिंग रेस करी। दूसरे वर्ड्स में बोले तो फाउंडर के पास आइडिया था और उस आइडिया से पहला फंडिंग कैसे रेस किया, आज प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात और बैठा हूं अगेन पूरे डेटा के साथ। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टार्टअप पे और वो है व्हाइटहेड जूनियर। करण बजाज जो व्हाइटहेड जूनियर के फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने 2 साल में अपने स्टार्टअप को जीरो से $300 मिलियन की वैल्यूएशन पे लाके बायजूस को सेल कर दिया। तो कहानी स्टार्ट होती है 2018 में, जब करण बजाज नोटिस करते हैं कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी। मींस बच्चों को कोडिंग का अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है तो अच्छा रहेगा, और इसीलिए वे खुद के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनको कुछ भी रेलिवेंट नहीं मिलता है, और यहीं से उनको आइडिया आता है जिसके लिए वो एक फेसबुक पोस्ट क्रिएट करते हैं और एक टीचर हायर करते हैं कोडिंग के लिए। सिंपली फेसबुक पे वो एक पोस्ट डालते हैं कि हम 6 से 12 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। अब यहाँ पे उनकी ऑलरेडी एज थी, जिसकी वजह से कनेक्शन भी थे, और इसीलिए उनको पहली 2 से 3 इंक्वायरी मिल जाती है कि हम अपने बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे करण बजाज ने खुद वेबसाइट बिल्ड नहीं करी, उसके लिए वो अपवर्क प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर्स हायर करते थे और टीचर्स हायर किए, जिसकी हेल्प से उन्होंने कोडिंग का पूरा करिकुलम गेमिफाई वे में रेडी कर लिया। बाद में जाके फेसबुक पोस्ट के थ्रू उनको 50 से 100 स्टूडेंट्स मिले और फॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और उसके बाद वो फंडिंग उठाना स्टार्ट किए और उसके लिए वो अलग अलग ऑफिसेज में जाते थे। अब यहां तक आपको काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि करण बजाज कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे। व्हाइटहेड जूनियर स्टार्ट करने से पहले करण बजाज डिस्कवरी इंडिया के सीईओ की पोस्ट पर थे। अब आप खुद देखिए कि जो बंदा सीईओ की पोस्ट पर है उसका नेटवर्क किस लेवल का होगा, लेकिन फिर भी बंदे ने स्टार्ट किया सिंपली फेसबुक पोस्ट के थ्रू। और वो बताते हैं इंटरव्यू में कि जब वो फंडिंग उठाने के लिए जाते थे तब वहां पे उनको कोई भी भाव नहीं मिलता था। डिस्कवरी इंडिया के सीईओ की पोस्ट होने के बावजूद भी उनको मोर देन 50 रिजेक्शंस मिले, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल था कि कोडिंग एडटेक में न्यू कैटेगरी है और इसीलिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से मना करते थे। लेकिन फिर भी उनको $1.3 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ 18 लाख की फर्स्ट सीड फंडिंग मिली। और ये फंडिंग इसीलिए भी मिली क्योंकि उनके पास डेटा था, उनके पास ट्रैक्शन था स्टार्टअप में, और इसी डेटा एंड ट्रैक्शन की हेल्प से करण बजाज को बिलीव था कि यह बिजनेस आइडिया चलेगा। और फंडिंग के बाद व्हाइटहेड जूनियर पॉपुलर हुआ, व्हाइटहेड जूनियर स्केल हुआ और अब सब कोडिंग सिखाने लगे। और आपको एक रियलिटी बताता हूं बिजनेस वर्ल्ड की, कि अगर आपका आइडिया स्केल कर गया थोड़ा सा भी, तो आप ही के आइडिया को कॉपी करके आप ही से 10 गुना ज्यादा पैसे के साथ आपको गिरा देंगे। और यही रियलिटी है, और इसीलिए करण बजाज ने व्हाइटहेड जूनियर को बायजूस को सेल कर दिया, क्योंकि बायजूस डायरेक्ट कंपटीशन था उस समय और उसके पास 10 गुना ज्यादा पैसा था। और बायजूस ने कंपीट करने में टाइम और मनी वेस्ट करने की बजाय सीधा 2020 में व्हाइटहेड जूनियर को $300 मिलियन मींस 2,229 करोड़ में एक्वायर कर लिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप पे और वो है डंजो।
ये काफी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है क्योंकि डिलीवरी ऐप हर जगह आने से पहले डंजो था और इसकी स्टार्टिंग कोई फैंसी ऐप या वीसी फंडिंग से नहीं हुई थी। इसकी स्टार्टिंग सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी। 2014 में डंजो के फाउंडर कबीर बिस्वास बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे एंड देन वो काफी हेट करते थे ये रोज रोज के काम से, जैसे ग्रोसरी लाना, लॉन्ड्री पिक करना या मेडिसिन लाना एंड सो ऑन। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप किया, बाय व्हाट डू यू नीड, आई विल गेट इट डन। और उसी के बाद से लोगों का रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हुआ और यहीं से डंजो का जन्म हुआ। कबीर बिस्वास खुद बाइक पे लोगों की डिलीवरीज कंप्लीट करते थे और ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे मैनुअली चल रही थी। कोई टीम नहीं थी, कोई ऐप नहीं था, जस्ट हसल था। और उन्होंने इसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए एनजीओ से कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे लोगों को भी हायर किया और 2015 में वो और उनकी टीम मिलकर एक दिन में 70 डिलीवरीज कंप्लीट करते थे और यहीं से डंजो की पॉपुलैरिटी बूस्ट हुई और उसी के 3 महीने बाद उनको फर्स्ट सीड फंडिंग मिली $650,000, मींस अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ की। एंड देन 2017 में गूगल ने $12 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ का चेक दिया, जिससे डंजो गूगल द्वारा इन्वेस्ट किया गया पहला इंडियन स्टार्टअप बन गया। बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टार्टअप पे और वो है जेनरिक आधार। सिंपल आइडिया लेकिन स्मार्टली एग्जीक्यूट किया जेनरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे ने। तो 2018 में अर्जुन देशपांडे अपनी मदर के साथ वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में विजिट करते थे और तब उन्होंने देखा कि हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जहां पर विदाउट ब्रांडिंग वाली मेडिसिन रखी जाती है जो 80% लो कॉस्ट में मिलती है और वो लोगों को पता नहीं है क्योंकि मार्केट में जो हमें मेडिसिन मिलती है वो ऑलमोस्ट ब्रांडिंग वाली होती है जिसमें हाई मार्जिन इंक्लूड होता है और जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग भी काफी हाई होती है। और कुछ केसेस में होता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन, हमें वहीं के मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन मिलती है या तो हमें लेनी पड़ती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्जुन देशपांडे ने चीजों को सिंपल किया। डायरेक्टली उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो डिपार्टमेंट है वो व्हाइट लेबलिंग वाला, जहां से 80% सस्ती मेडिसिन मिलती है, वहां से वो मेडिसिन उठाई और मेडिकल स्टोर को सप्लाई किया और बीच में से अपना कमीशन ले लिया। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्जुन देशपांडे ने अपनी फैमिली को 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया और फॉर्चुनेटली चीजें चली और यहीं से जेनरिक आधार स्टार्ट हुआ। और ये सब पॉसिबल इसीलिए भी हो पाया क्योंकि अर्जुन देशपांडे के पास ग्रेट विजन था कि मेडिसिन की कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए और वो इन्वेस्टर के सामने अपनी सेल्स पिच में भी यही बोलते थे कि ओल्ड एज लोगों के लिए मेडिसिन की कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड एज का एक फैक्टर आ गया और इसीलिए इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए 2020 में रतन टाटा जी ने भी जेनरिक आधार में इन्वेस्ट कर दिया। और अब टाइम है अपनी वीडियो के फोर्थ स्टार्टअप को डिस्कस करने का और वो है क्रेड। 2018 में इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल क्रेजी था। एक पर्सन विद नो प्रोडक्ट, नो यूजर एंड नो रेवेन्यू के वीसी के बोर्ड रूम में आता है सिर्फ एक आइडिया और एक पिच डेक लेकर और वो 200 करोड़ की फंडिंग लेकर बाहर निकलता है। नाम था कुणाल शाह और आइडिया था क्रेड। उस टाइम पे कोई भी लोगों को क्रेडिट कार्ड बिल टाइमली पे करने पे रिवॉर्ड देने के बारे में नहीं सोच रहा था। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, लेकिन कुणाल शाह ने यहाँ पे स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने कहा लेट्स मेक गुड फाइनेंशियल बिहेवियर एस्पिरेशनल। और वहां पे एक और ट्विस्ट था। वीसी के सामने कुणाल शाह केवल आइडिया पिच नहीं कर रहे थे, वहां पे वो अपना ट्रस्ट भी सेल कर रहे थे जो उन्होंने कई सालों में बिल्ड किया है। आप भी जानते हैं कि कुणाल शाह का जो लास्ट वेंचर था फ्रीचार्ज, जो 2010 में स्टार्ट हुआ था और विद इन 5 इयर्स मींस 2015 में कुणाल शाह ने उसको $400 मिलियन में स्नैपडील को सेल कर दिया। मींस स्नैपडील ने उसको एक्वायर कर लिया। तो कुणाल शाह ने ऑलरेडी एक वेंचर को स्टार्ट करके $1 मिलियन में सेल कर रखा है
और उसी के बाद से उनकी क्रेडिबिलिटी और इंक्रीज हो गई थी। एंड दैट्स व्हाई जब उन्होंने अपना न्यू विजन पिच किया कि इंडिया के टॉप 1% क्रेडिट वर्दी क्लास को टारगेट करना है, तब वीसीज ने भी वहां पे हेजिटेट नहीं किया इन्वेस्ट करने के लिए। एंड देन उसके बाद सिकोया कैपिटल एंड रिबिट वेंचर से $30 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 211 करोड़ की सीड फंडिंग मिली, जो इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री में सबसे बड़ी सीड फंडिंग में से एक थी। और फंडिंग भी मिली ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। और उसी के कुछ महीनों बाद क्रेड का MVP मींस मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट सुपर क्लीन UI, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स एंड एलीट ब्रांडिंग के साथ लॉन्च हुआ। ऐप काफी प्रीमियम था क्योंकि ऑब्वियसली उसके होने वाले यूजर्स भी काफी प्रीमियम थे। एक ही लाइन यहां पर बोलूंगा, व्हेन योर क्रेडिबिलिटी इज द प्रोडक्ट इवन एन आइडिया कैन बी वर्थ करोड़। मींस जब आपकी क्रेडिबिलिटी ही प्रोडक्ट हो तब एक आइडिया भी करोड़ों का हो सकता है। और अब टाइम आ गया है आज की वीडियो के लास्ट स्टार्टअप पे बढ़ने का, जो कि 5th नंबर पर आता है, और वो है एथर एनर्जी। इन 2013 इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉन्सेप्ट एक जोक था। जहां ओला एंड उबर अपनी कैब सर्विसेज स्केल करने में लगे हुए थे, वहीं 2 स्टूडेंट्स IIT मद्रास से ग्रेजुएट्स पेपर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्केचिंग कर रहे थे, और एक ऐसी कंट्री में जहां EV इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। मिलिए तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन से, जो एथर एनर्जी के फाउंडर्स हैं, जिनका उस समय पे एक ही विजन था, टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम स्क्रैच, नॉट रेट्रोफिटेड, नॉट इंपोर्टेड, जस्ट डिजाइन, इंजीनियर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंटायरली इन इंडिया। और इसी विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अर्ली 2014 में अपना वर्किंग प्रोटोटाइप क्रिएट किया। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने प्रोटोटाइप स्टेज पे ही पहला सेट ऑफ ऑर्डर जीता, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट फंड रेस करने में आसानी भी हुई। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और IIT के एक्स स्टूडेंट्स एंड एरोस्पाइक के फाउंडर श्रीनिवासन से 45 लाख रुपए मिले। लेकिन इतना फंड सफिशिएंट नहीं था। सेकेंड हाफ में स्टार्टअप को फंड की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो टेस्टिंग फेज में ही थे। और तरुण मेहता बताते हैं कि इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के आइडिया पे रिस्क लेना नहीं चाहते थे। काफी सारे रिजेक्शंस के बाद तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन ने फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन एंड बिनी बंसल को अप्रोच किया, जिन्होंने आइडिया पे बिलीव किया। एंड दिसंबर 2014 में उन्होंने $1 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और उसी के बाद से एथर एनर्जी का टर्निंग पॉइंट आया, जब स्टार्टअप ने टाइगर ग्लोबल से $12 मिलियन मींस अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ का फंड रेज किया। इस फंड का यूज एथर एनर्जी एंड इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर S340 के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड लॉन्च के लिए किया गया। और इसी मोमेंटम के साथ एथर एनर्जी ने 2016 में एथर S340 को अनकवर किया, जो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना। ये सारे थे 5 इंडियन स्टार्टअप्स जिन्होंने आइडिया स्टेज पे फंडिंग रेस करी। और लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको आइडिया स्टेज पे फंडिंग चाहिए या आइडिया पे फंडिंग चाहिए, तो आप इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में फिट बैठने चाहिए। फर्स्ट, या तो आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो या तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जैसे क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का था, या जो एथर एनर्जी के फाउंडर तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन का था, क्योंकि वो IIT से पास आउट है। सेकंड, आपने अपने आइडिया को कुछ लोगों के साथ टेस्ट कर रखा हो, ताकि उसी डेटा को ले जाके आप इन्वेस्टर के सामने पिच कर सके, जैसे व्हाइट हेड जूनियर के फाउंडर करण बजाज ने किया, या तो डंजो के फाउंडर कबीर बिस्वास ने किया। और थर्ड, या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, जैसे जेनरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देश पांडे के साथ था, जिन्होंने फैमिली से ही स्टार्टिंग में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। क्योंकि अगर आप खुद एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप अपनी फैमिली से 15 लाख रुपए मांगने जाएंगे, तो फंडिंग तो छोड़िए, लात जूते आपको फ्री में मिल जाएंगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है
तो कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर लिखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।